हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आउटसाइडर ओजी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपर मून 2 डोमा के बारे में। डीमन स्लेयर के अपर मून 2 डोमा की हम सिर्फ पावर्स के ऊपर बात करेंगे। अगर तुम्हें उसकी पूरी स्टोरी जाननी है, पूरी लाइफ स्टोरी, उसके पैदा होने से लेकर उसके मरने तक और वो मरा कैसे था, जिसमें उसकी पावर्स भी शामिल होंगी, अगर तुम्हें ये सब जानना है तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, एक कोलैब वीडियो। वो तुम लोग को एनिमे पीएचडी के चैनल पर मिल जाएगा। मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डोमा की पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर मुजान की आर्मी का अपर मून 2 डोमा कितना ज्यादा पावरफुल था। एज ऑलवेज अगर तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग को एक स्पॉइलर वार्निंग देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई लोग स्पॉइलर वार्निंग सुनने के बाद भी कमेंट में अगर कहते हैं कि भाई पहले बता तो देता कि स्पॉइलर देने वाला है। मेरे काफी सारे शॉर्ट्स में ऐसा हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्पॉइलर वार्निंग। इस वीडियो के अंदर डीमन स्लेयर की मांगा को लेकर स्पॉइलर्स होंगे और डीमन स्लेयर की वो कहानी होगी जो अभी तक हम लोग को मूवीज या फिर सीरीज में नहीं दिखाई गई। अगर तुम लोग को स्पॉइलर्स नहीं चाहिए तो तुम लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग ढीठ हो एज ऑलवेज मेरी तरह और तुम लोग को स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि डोमा की क्या पावर्स थी, उसकी क्या स्किल थी, वो क्या बचपन में किसी खास पावर्स के साथ पैदा हुआ था या उसकी जितनी पावर है वो उसको सारी की सारी डीमन बनने के बाद मिली। देखो, अगर हम लोग डोमा की ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें तो उसकी ह्यूमन लाइफ से उसको 2 पावर्स मिली है, जिनमें से सबसे पहला है उसका बिना इमोशन का होना। डोमा के अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, उसको ना अच्छा फील होता है, ना बुरा फील होता है, ना बुरा लगता है, ना ही उसको पेन फील होता है, ना किसी के लिए डर लगता है। डोमा की लाइफ जिस तरह से थी, उसकी ह्यूमन लाइफ, उसकी वजह से डोमा का कैरेक्टर एक इमोशनलेस कैरेक्टर हो गया, जिसके अंदर कोई भी इमोशन रद्दी भर का भी नहीं बचा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब बचपन में वो पैदा हुआ था तो उसकी आईज का कलर रेनबो था, और इसी की वजह से उसके घर परिवार वालों ने और उसके आसपास के सारे लोगों ने उसको सिर पर चढ़ा लिया था कि भाई ये भगवान का रूप है, और उसको भगवान की तरह पूजने लगे थे वो लोग। डोमा जब लोगों की सैड स्टोरीज सुनता था, लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ शेयर करते थे उसको भगवान समझकर, तब भी वो लोगों को सिर्फ पागल ही समझता था, और उसका इमोशनलेस होना एक वजह बन गई जिसकी वजह से वो फाइनल बैटल में हारा था। अब उसकी ह्यूमन लाइफ से उसको जो दूसरा सबसे बड़ा गिफ्ट मिला था वो थी उसकी इंटेलिजेंस। डोमा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था बचपन से ही, लेकिन ये जो 2 पावर्स मैंने तुम लोग को बताई उसकी ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई, वो कुछ खास तरह की पावर्स नहीं थी। अब इसके बाद उसकी जितनी भी पावर्स हैं उसको सारी की सारी मिली हैं उसके डीमन बनने के बाद। और जब मुजान ने उसको डीमन बनाया था तो डीमन भी वो मजे मजे में ही बना था, उसके पीछे का कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। अब डीमन बनने के बाद उसके पास काफी सारी पावर्स आई, जिनमें से एक सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग पावर मैं तुम लोग को बताऊं तो वो है बॉडी अब्जॉर्प्शन। डोमा, तुम किसी भी अपर मून को देख लो या फिर किसी भी डीमन को देख लो, तुम्हें बहुत ही कम ऐसे डीमंस मिलेंगे जो किसी की बॉडी को बॉडी के थ्रू ही अब्जॉर्ब कर जाते हैं। अगर हम लोग इन्फिनिटी कैसल मूवी को ही उठाए तो उसके अंदर जब शिनोबू के साथ उसकी फाइट हुई थी और शिनोबू को उसने हरा दिया था, तो एक बार याद करो कि उसने शिनोबू को कंज्यूम कैसे किया था। उसने शिनोबू को थोड़ा थोड़ा करके नहीं खाया या फिर अपने मुंह से नहीं खाया, उसने शिनोबू को हक किया, और जब वो उसको खाने ही वाला था तभी कनाव वहां पर आ गई और उसने बॉडी टू बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लिया। अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से वो सीधा किसी को भी अब्सॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। उसको अगर किसी को खाना है तो उसको अपने मुंह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस चीज को तुम लोगों ने मूवी के अंदर काफी अच्छे से देख लिया होगा। अगर तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी तो शायद तुम लोग को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी इस चीज को समझने में, पर तुम लोग एक बार अगर मूवी देख लोगे तो तुम लोग को पक्का क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बॉडी अब्सॉर्प्शन किस तरह से काम करता है डोमा का। अब इस चीज को मैं स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने आज तक किसी भी डीमन के केस में नहीं देखी। डीमन स्लेयर के अंदर ना मैंने अपर मून 1 की फाइट, जितनी मेरे को मांगा की फाइट याद है, उसमें भी नहीं देखी, ना आगाजा के साथ कभी ऐसा हुआ, और ना ही किसी और अपर मून या फिर किसी डीमन के साथ। सिर्फ डोमा के साथ ही ऐसी चीज दिखाई गई है और इस चीज के बारे में बताया नहीं गया कि ये पावर स्पेशली डोमा के पास ही है या फिर सबके पास भी है। अब इसके बाद डोमा के पास एक और बड़ी पावर आती है, उसका इमेंस रीजनरेशन। देखो, रीजनरेशन तो ऑलमोस्ट हर डीमन के पास है डीमन स्लेयर के अंदर, लेकिन इमेंस रीजनरेशन काफी कम डीमंस के पास है, जिनमें अपर मून्स आ जाते हैं अपने। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इमेंस रीजनरेशन आगे होती क्या है? इमेंस रीजनरेशन का मतलब है बहुत ही तेजी से रीजनरेट कर जाना। अब एक बार जरा ध्यान करो, जब अपर मून्स की मीटिंग हुई थी सीजन 3 के एपिसोड 1 के अंदर, तो उसमें आकाजा ने डोमा का सिर काट दिया था, मतलब गला नहीं काटा था, आधा सिर उसका ऐसे काट दिया था और उसने चुटकियों में उसको रीजनरेट कर लिया था, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी दिक्कत के। उसने थोड़े सेकंड्स के अंदर ही, थोड़े क्या एक ही सेकंड के अंदर अपने पूरे के पूरे सिर को रीजनरेट कर लिया था, जैसे वो एक आम बात हो। और इन दोनों चीजों के अलावा उसके पास और भी वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि बाकी अपर मून्स या फिर बाकी डीमंस के पास होती हैं, जैसे अपना इमेंस स्पीड हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, एंड्योरेंस हो गया, रिफ्लेक्सेस हो गए, और भी काफी सारी चीजें। अब यहाँ डोमा के पास एक और पावर है जो है पॉइजन रेजिस्टेंट। तुम में से काफी सारे लोग ये पॉइंट सुनकर मुझे अब भी गाली देना चाहोगे कि भाई डोमा पॉइजन रेजिस्टेंट कैसे हो सकता है, डोमा की तो मौत ही पॉइजन की वजह से हुई थी। तो वो चीज मैं तुम लोग को क्लियर कर देता हूँ।
पॉइजन रेजिस्टेंट का मतलब है थोड़े बहुत पॉइजन से डोमा खुद को हील कर लेगा तुरंत ही। जैसे जब शिनोबू ने उसकी आंख में जहर भरा था तो वो थोड़े सेकंड्स के अंदर ही उससे हील हो गया था, और उसके बाद भी काफी बार शिनोबू ने उसके ऊपर पॉइजन का यूज किया था और उस पॉइजन से भी वो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर हील हो जा रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर डोमा को थोड़ा बहुत पॉइजन दिया जाए तो उसे जल्दी हील कर जाएगा और इस पॉइजन का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं डोमा के ऊपर। अब तुम लोग जो ये चीज कहने वाले थे कि भाई उसकी तो मौत ही पॉइजन की वजह से हुई थी, तो उसके अंदर गया था 37 किलो पॉइजन, 37 किलोग्राम पॉइजन गया था उसकी बॉडी के अंदर, वो भी किसी और के थ्रू, तब जाकर डोमा की मौत हुई थी। डोमा की मौत का अगर किस्सा मैं तुम लोग को सुनाऊं तो शिनोबू जब डोमा से लड़ने गई थी तो वो हमेशा से जानती थी कि वो डोमा को कभी नहीं हरा सकती। वो इन्फिनिटी कैसल में गई ही इसलिए थी क्योंकि उसको और किसी से लड़ाई नहीं करनी थी सिवाय डोमा के, क्योंकि डोमा ही वो एक डीमन था जिसने उसकी बहन को मार डाला। वो बैक स्टोरी मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं कि इन्फिनिटी कैसल मूवी के अंदर हम लोग को दिखा दी गई थी। लेकिन जो आने वाली मूवी है इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 जो 2027 में आएगी, उसके अंदर हम लोग को ये बताया जाएगा कि कैसे शिनोबू ने प्लान बनाया डोमा को मारने का। वो किस्सा हम लोग यहाँ सुनाने नहीं बैठेंगे, बहुत ही बड़ा किस्सा है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा था बहुत पहले ही। तो मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बस इतना समझ लो कि जब इन्फिनिटी कैसल में ये सारे लोग आने वाले थे तो उससे पहले ही शिनोबू ने प्लानिंग कर ली थी कि वो अपनी बॉडी के अंदर 37 किलो पॉइजन भर लेगी और उसको कुछ इस तरीके से बनाएगी उस पॉइजन को कि वो पॉइजन कुछ 1-2 घंटे बाद जाकर इफेक्ट करना शुरू हो। इसीलिए जब वो डोमा से भिड़ने गई तो वो पॉइजन खा के गई थी, और जब डोमा ने उसको खुद के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया तो सारा का सारा पॉइजन शिनोबू के साथ साथ डोमा की बॉडी में चला गया। और जब डोमा कनाओ और इनोसुके से लड़ रहा था तब उस पॉइजन ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। अब हम लोग अगर वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आए, डोमा की पावर्स के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो डोमा के पास पावर है वो है उसकी ब्लड डीमन आर्ट। डोमा की ब्लड डीमन आर्ट है क्रायोकिनेसिस, मतलब वो आइस से जुड़ी हुई है। डोमा अपने फ्लैश और अपने ब्लड से आइस को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, और लिटरली अगर तुम लोग उसके आसपास भी हो तो तुम्हारे आसपास की हवा में भी बर्फ होगी जो बर्फ जहर का काम करेगी तुम्हारे लिए। तुम उस एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन लोगे अपने शरीर के अंदर, उसमें पॉइजन मिला होगा जो तुम्हारे फेफड़ों को फ्रीज कर देगा और तुम सांस नहीं ले पाओगे, वहीं मर जाओगे। डोमा एक लौता ऐसा कैरेक्टर था जो इन्फिनिटी कैसल के अंदर किसी भी कैरेक्टर को आराम से मार सकता था, क्योंकि उसकी ब्लड डीमन आर्ट ही कुछ ऐसी थी। डीमन स्लेयर के अंदर जहाँ पर सारे लोग ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं, तो इमेजिन करके देखो अगर कोई बंदा तुम्हारी सांस में ही जहर मिला दे तो तुम उसके सामने कैसे टिकोगे। तुम जब सांस ही नहीं ले पाओगे तो ब्रीदिंग स्टाइल का यूज ही कैसे करोगे। लेकिन बंदा हारा कैसे? अपनी डिग्री की वजह से कि भाई सीरियस नहीं होना, जान जाए तो जाए लेकिन तो ना छूटे। डोमा की जो क्रायोकिनेसिस है मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ कि इसमें वो बर्फ को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो बर्फ की और भी चीजें बना सकता है। जैसे वो अपने कुछ क्लोन्स बना लेता है, कुछ बुद्धा स्टैचूज बना लेता है और कुछ लोटस भी बना लेता है बर्फ के। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होती हैं, उसके ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा डैमेज दे सकती हैं और उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं बैटल के अंदर। जब काना और इनोसुके एक साथ मिलकर डोमा के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदा लिटरली कितना बड़ा बीस्ट था। अगर इसकी बॉडी में जहर नहीं गया होता तो अपनी भाभी और अपना भाई दोनों मर जाते वहां पे। भाभी किसी और की थी वो। नाउ मोस्टली डोमा के पास पावर्स यही सारी आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ डोमा के पास एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो उसकी पावर नहीं है लेकिन उसके फेवर में ही काम करेगा, क्योंकि डीमन स्लेयर के अंदर सबसे बड़ी ताकतों में से एक है जो अपने हाशिराज के पास, वो है उनका कर्स मार्क, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है बैटल्स के अंदर। लेकिन डोमा के केस में कोई भी डीमन स्लेयर या फिर कोई भी हाशिरा अपना कर्स मार्क एक्टिवेट कर ही नहीं सकता। तुम लोग सीजन 4 के स्टार्टिंग के एपिसोड को याद करो, जब उसमें डीमन स्लेयर जिन्होंने अपना कर्स मार्क अवेक कर रखा है वो बता रहे थे कि उनके साथ हुआ क्या था कर्स मार्क अवेक होने से पहले। उनकी बॉडी काफी ज्यादा हीट कर गई थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मौत के बहुत ही ज्यादा करीब है, तब जाकर उनका कर्स मार्क अवेक हुआ था। और कर्स मार्क अवेक करने के लिए एक कंडीशन ये है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, तब जाकर वो कर्स मार्क अवेक होता है। लेकिन डोमा के केस में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डोमा का पूरा एनवायरनमेंट ही बर्फ का है। उस बंदे से अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो तुम्हारी बॉडी हीट कर ही नहीं सकती, बल्कि तुम ठंड से जम के मरोगे। तो अगर कोई भी इंसान डोमा के साथ लड़ाई कर रहा है तो भूल ही जाओ भाई कि तुम अपना कर्स मार्क अवेक कर पाओगे। इसीलिए ना हमने कभी शिनोबू का कर्स मार्क देखा, ना कनाओ का, ना इनोसुके का, जबकि ये तीनों के तीनों कैपेबल थे अपना कर्स मार्क अवेक करने के लिए। लेकिन अब इस चीज के ऊपर काफी सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो टेंजन ने और रेंगोकू ने अपना कर्स मार्क अवेक क्यों नहीं किया। देखो इस चीज का जवाब मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली कहता हूँ, लेकिन जो मैं चीज यहाँ पर तुम लोग को बता रहा हूँ, डोमा के अगेंस्ट फाइट में कर्स मार्क क्यों अवेक नहीं हो सकता, ये चीज मैंने डीमन स्लेयर की विकिपीडिया पर ही पढ़ी है। यकीन नहीं होता तो तुम लोग खुद जाकर चेक कर लो। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं तुमसे मिलूंगी इसी अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए तुम जाकर हमारा कोलैब वीडियो देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।